वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है? इसके पहले आपने मेरे वीडियोस को अगर देखा होगा, उसमें चैप्टर 1 को मैंने कंप्लीट किया है। आज चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होता होगा। आप कोचिंग करते होंगे, ट्यूशन्स करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, बट फिर भी आपसे सवाल नहीं बनता होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता होगा। तो टेंशन नहीं करिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत आसान से तरीके से समझाने के लिए। आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। विश्वास नहीं होता तो चलिए आपको हम दिखलाते हैं अपनी कारीगरी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे इतने इजीली मेथड से कि आपके जो प्रश्नावली के जो प्रश्न उत्तर होंगे, जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजीली आप उसको बना सकोगे। ऐसे तो हम बनाएंगे आपके साथ में, बट आप भी खुद से आप मतलब देखोगे क्या कि आपसे बहुत इजीली बन पा रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। इसमें हम आज क्या क्या कवर करने वाले देख लेते हैं। बहुपद क्या होता है ये समझेंगे पहले, फिर समझेंगे पद की संख्या के आधार पर बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं समझेंगे। फिर समझेंगे बहुपद के घात क्या होते हैं, ये पावर्स की कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये पावर क्या होते हैं। फिर समझेंगे बहुपद के प्रकार घात के आधार पर कैसे डिसाइड होते हैं। उसके बाद बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्यकों और चर में संबंध क्या होता है, और लास्ट में समझेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, यही लगभग 6-7 पॉइंट्स हैं जिसको कर लेने से, ये परिचय वाला शॉर्ट है हमारा, इसको कर लेने से आपका प्रश्नावली के क्वेश्चन जो होंगे उसको बनाने में आपको बहुत इजी होने वाला है ना, इजी फील होने वाला आपको। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बहुपद क्या होता है, इसको समझ। तो अब समझते हैं पहला पॉइंट, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में देखिए, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो इसमें दो शब्दों को मिलाया गया है। बहु माने होता है बहुत, और पद बहुत सारे पद। पद कैसे, जिसमें 3-4 चीजें हों। पहला, उसमें चर हो। दूसरा, चर का गुणांक हो, मतलब कोई संख्या हो, संख्या इसको बोल दे। ठीक है। तीसरा, कोई अचर हो, अचर यह भी संख्या होता है। और एक चौथा पॉइंट क्या हो, अऋणात्मक, अऋणात्मक क्या हो, घात हो। घात किसके पास हो, तो चर के पास हो। अगर ऐसा संबंध, ऐसा कोई समन्वय, अगर आपको ये चारों पॉइंट्स किसी पद में, किसी में मिलते हैं, ये चारों पॉइंट्स मिलकर के क्या बनेंगे, एक पद का निर्माण करेंगे। इन चारों पॉइंट्स में से कोई एक भी होगा, दो भी होगा, तो भी पद बनाएगा। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मैंने लिखा है 2x, यह क्या है, एक पद है। पद कैसा, तो क्या पद के कंडीशन को यह फॉलो कर रहा है, तो देखते हैं। इसमें जो x है उसको बोलते हैं चर, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, चर। और जो इसके पहले वाला जो इसमें जो संख्या दिया हुआ है, चर से ठीक सटे हुए जो संख्या होती है उसको बोलते हैं चर का गुणांक। चर का क्या बोलते हैं इसको, चर का गुणांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया चर का गुणांक, चर आ गया। ये दो इसके पॉइंट्स तो इसमें फॉलो हो रहे, यह पद हो गया। ठीक है, आप कहोगे सर कोएफिशिएंट माने गुणांक नहीं रहे, खाली चर रहे, तो क्या वह पद होगा। मैंने कहा था कि सिर्फ
कोई एक भी इसमें से रहे, खासकर चर रहे, मान लीजिए चर है तो अभी पद होगा। ठीक है, कोई अचर रहे, अचर के पास गुणांक भी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, कम से कम तो 1 होगा। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, है ना, ए से। तो ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट जो होगा, गुणांक जो होगा चर का, वह 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो चर हो गया, अकेले चर है, उसका गुणांक अगर 1 है, 1 है, तो वह क्या होगा, वह भी पद होगा। ठीक है, अचर मतलब कोई संख्या हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब भी क्या होंगे, यह भी अपने आप में पद हैं। ठीक है, और रही बात एक और कंडीशन इसमें दे रहा है, अऋणात्मक घात माने क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक रूप में होना चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर्स पावर के रूप में। किसके पास पावर हो, घात के पास, सॉरी चर के पास पावर हो। घात किसके पास हो, चर के पास हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2x, तो इसमें देखिए यह 2 जो है गुणांक हो गया, यह गुणांक हो गया, x क्या हो गया, x यहां पे चर हो गया। ठीक है, इसमें एक तो अगर इसमें कोई और संख्या जोड़ दें तो यह क्या हो गया, अचर हो गया। अचर समझिए, अचर के पास कोई चर नहीं होगा, यह अपने आप में कांस्टेंट टर्म होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, वेरिएबल नहीं होगी। अगर 3 है तो 3 कभी भी 4, 5 ऐसे कोई संख्या के बराबर नहीं होगा, यह अपने आप में खुद के स्वयं के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को अचर बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे इंग्लिश में। तो गुणांक हो गया, चर हो गया, अचर हो गया। अब कह रहा है कि अऋणात्मक घात किसके पास, चर के पास। तो अऋणात्मक घात चर के पास, तो चर तो हमारा ये है x है, इसके पास घात कुछ हो सकता है। तो कौन सा कैसा घात हो सकता है, तो घात हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, इसका पावर 0 हो सकता है, इसका पावर 1 हो सकता है, इसका पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए, तो ऐसे पदों का, ठीक है, माने चर, चर का गुणांक, चर, चर का गुणांक, अचर, है ना, कोई संख्या कांस्टेंट टर्म, और अऋणात्मक घात पूर्ण संख्या के रूप में चर के ऊपर। इन चारों पॉइंट्स को, इन चारों चीजों को जोड़ना, है ना, उनका आपस में जोड़, घटाव या गुणा की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को जिस व्यंजक के द्वारा हम दर्शाते हैं उसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें पद कितने हैं, बहुत हो जाएंगे तो बहुपद हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास डिफिनेशन क्या बना, डिफिनेशन क्या बना कि चर, चर के गुणांक, चर के गुणांक, अचर और अऋणात्मक, अऋणात्मक घात, अऋणात्मक घातों के जोड़, घटाव और गुणा की क्रिया को, क्रिया वाले जो व्यंजक होते हैं, व्यंजक, ये सब व्यंजक थे, है ना, सब व्यंजक हैं। इन व्यंजक को क्या कहते हैं, जो व्यंजक होते हैं
वही क्या कहलाते हैं? वही बहुपद कहलाते हैं। वही बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? तो बहुपद क्या हो गया? क्या समझ में आया? चर, चर का गुणांक, अचर या अऋणात्मक घात। किसके ऊपर? चर के ऊपर। और अऋणात्मक घात मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर के इनका आपस में जोड़ना, मैंने यहाँ पे जोड़ा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, घटा भी सकते हो। मैंने लिखा 2x + 3, ये जोड़ हो गया। इसमें जोड़ की क्रिया हो रही है ना। 4x - 7, 4x - 7, इसमें घटाव की क्रिया हो रही है ना। 3x, इसमें क्या हो रही है? गुणांक और चर के बीच में क्या हो रही है? गुणा की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इन संबंधों को, भाग वाली क्रिया इसमें नहीं आएगी। भाग मतलब ऐसा नहीं हो सकता 2/x, ये भाग की क्रिया हो गई, ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आ सकता। बहुपद में क्या आएंगे? ये जोड़ वाली क्रियाएं आएंगी, घटाव वाली क्रियाएं आएंगी और गुणा वाली क्रियाएं आएंगी। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहेंगे? बहुपद का रूप कहेंगे। ये सब बहुपद हो गए। यह x, मैंने कहा कि डिवाइड वाला जो फॉर्म होगा यह बहुपद नहीं होगा। क्यों मैंने इस कैसे कहा? क्योंकि अगर इसको हम इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x का पावर -1 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा कि चर का घात जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मैंने क्या बतलाया? चर का घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे तो -1 आया है। -1 तो कभी पूर्ण संख्या नहीं है ना, कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा कि जब भी चर क्यूब फॉर्म में आ जाए, नीचे आ जाए, तो समझिएगा कि वह क्या होगा? बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। बहुपद के अंतर्गत आने के लिए उसके जो घातांक हैं, इसके जो यहाँ पे जो पावर्स हैं, वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। ये सब समझ में आ गया बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद कौन कौन से, जैसे और भी कुछ चीज़ बता दें आपको बहुपद के रूप में, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, तो क्या ये बहुपद होगा? यस होगा, क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, मान लेते हैं। और 1 की वैल्यू x का पावर 0 कर देंगे तो होगा कि नहीं होगा? और मैंने बताया कि चर का जो घात हो वह पूर्ण संख्या होगा, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 आता है ना। तो क्या 1 के जगह पे यहाँ पे 2 के बगल में जो 1 है उसके जगह पे हम 1 के जगह पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरह से यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। और वैसे भी अगर नहीं भी देगा, अगर इसको हम ऐसे नहीं भी लिखें, सिर्फ संख्यात्मक रूप को ही बताना हो कि ये बहुपद है कि नहीं है, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करो, डायरेक्ट बताओ, तो डायरेक्ट भी कहेंगे कि हाँ बहुपद है। क्योंकि बहुपद के अंतर्गत ये जो कंडीशंस आते हैं चर के, अचर के, तो अचर के फॉर्म में तो दिख रहा है ना। ठीक है, और चर में मान लो सिर्फ अगर x दे दे, ठीक है, y दे दे, z दे दे, ऐसा कुछ दे दे, तो वो भी क्या हो जाएंगे? बहुपद हो जाएंगे। लेकिन अगर 2x का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका पावर अगर 1/2 दे दे, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे, तो वो क्या होगा? वो अभी बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या है? एक ही बात मैंने कह दिया कि चर के घातांक के रूप में, घात के रूप में पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। माने सीधा 0, 1, 2, 3 ये सब होना चाहिए। ये बट्टा के फॉर्म में कोई नंबर आ जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर आ जाए, निगेटिव इंटीजर्स कोई नंबर आ जाए, ऋणात्मक संख्या के रूप में कोई नंबर आ जाए, तो इन सब संख्याओं के रूप में जो ये घात बनेंगे इन चर के, वह जो संख्याएं होंगी, वह जो पद होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है?
पद की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होंगे। तो पहले इसको मैं इरेज कर दूं। अब आता अगले पॉइंट पे, बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर। तो बहुपद समझ में आ गया, लेकिन अब इसके प्रकार की बात कैसे करें, पद की संख्या की बात इसका मतलब क्या हुआ। तो पद की संख्या का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिखा 2x, ये कितने पद हैं, यह एक ही पद है, यह एक ही पद है। अगर 2x में मैं 3 ऐड कर दूं, जोड़ने की क्रिया कर दूं, ये इसमें कै गो पद हो गए, एक और यह 2, इसमें 2 पद हो गए। ठीक है, मैं लिख दूं 3x² प्लस 2x प्लस 4, मैं ऐसा कुछ लिख दूं, इसमें कितने पद हो गए, एक पद, 2 पद और यह 3 पद, इसमें 3 पद हो गए। ठीक है, तो जब पद की संख्या 1 होगी तो बहुपद का प्रकार, जब पद की संख्या 1 होगी तो बहुपद का जो प्रकार होगा वह होगा एक पदी कहलाएगा। बहुपद के जो प्रकार होते हैं उसमें प्रथम नाम जो आएगा वह एक पदी का आएगा। अगर पद 2 हो गए, अगर पद 2 हो गए तो जो बहुपद का जो प्रकार होगा वो हमारा द्विपदी कहलाएगा। ठीक है, और अगर बहुपद के अगर ये पदों की संख्या 3 हो जाए, है ना, अगर पदों की संख्या 3 हो जाए तो क्या कहेंगे, उसे त्रिपदी कहेंगे। त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, इस तरह से पदों की संख्या के आधार पे हमारे पास कितने हो गए प्रकार, 1 2 3। आप कहोगे सर 4 अगर पद दे देते तो, 5 दे दे तो, 6 पद की संख्या कर दे तो देखिए 1 2 3 के बाद अगर 4 संख्या दे दे पदों की, 5 पदों की संख्या दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, और भी संख्या बढ़ाते जाए तो उन सबको हम क्या करते हैं, अब 4 पद 5 पद तो नाम नहीं दे सकते ना, तो सबको क्या बोल सकते हैं, एक ही बार में बहुपद बोल सकते हैं, सब बहुपद में आ जाएंगे। ठीक है, सबको बहुपद कहेंगे, ये सब भी बहुपद ही हैं, लेकिन इनका जो पदों की जो संख्या है संख्यात्मक रूप से हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, है ना। अब ऐसे अब अनगिनत देने लगे तो फिर कितना हम नाम देंगे, तो सबसे बढ़िया है कि सबको हम बहुपदी कह डालें। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद की संख्या के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी क्रम में एक चीज हम समझ लेंगे कि शून्य बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या होता है। शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है, बहुपद, एक शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद के अंतर्गत क्या होता है, जब मैंने क्या कहा था, चर के ठीक बगल वाले में, बगल वाले के पास कोई संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे x है और इधर 2 है तो 2 क्या है, गुणांक है, जिसको हम a से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे a का जगह पे 0 आने लगे तो, माने इसका रूप ऐसे हो जाए तो, इसका रूप ऐसे हो जाए तो, है ना, इसका रूप ऐसे हो जाए तो, ठीक है, या सिर्फ इसका रूप 0 ही रह जाए तो, वैसे भी सबका वैल्यू तो 0 ही होने वाला है। तो ये जो गुणांक के रूप में जो 0 प्राप्त हो रहा है और इस तरह से हमको इसका जो रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है वो 0 हो रहा है, तो सब के सब क्या कहलाएंगे, शून्य बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सिंपल लाइन में, एक लाइन में बताएं तो जैसे ही गुणांक आपको 0 दिखे वो समझना है कि वह शून्य बहुपद को परिभाषित कर रहा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे
बहुपद की घात के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, बहुपद के घात को। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे घात क्या है, 1 है, यहाँ पे घात क्या है, 2 है। तो घात होते क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुपद की घात, पावर्स क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात होगी, उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। घात तो जो भी चर के ऊपर होगा वो सब घात होगा, चर के जो पावर्स होंगे वो घात होंगे। एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा है 2x + 3, इसमें x का पावर 1 है तो यह घात हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 2x स्क्वायर कर दे, 3x कर दे और फिर यहाँ पे 4 कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ करके लिख दे, तो कहेंगे क्या यह, इसमें घात, तो यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात है। अब किस घात का जिक्र करें? बहुपद की, इस बहुपद में बहुपद की घात कौन सी कहलाएगी? 1 को कहेंगे कि 2 को कहेंगे? तो लिखे हम चर की सबसे बड़ी घात। तो चर तो इसमें 2 जगह दिखाई दे रहे हैं, एक पावर 2 के साथ, एक पावर 1 के साथ। तो कह रहा है सबसे बड़ी घात को देखिए, कौन सबसे बड़ी घात कौन है, यहाँ पे है। तो यही हमारा क्या होगा, इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिख लिया x का पावर 4, x का पावर 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे मैंने एक लिख दिया। यह भी क्या है, बहुपद है। सबके ऊपर में पावर क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में दिख रहा है कि इसमें बहुपद की घात कौन है। तो बहुपद की घात कैसे डिसाइड करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ी घात, चर के पास तो 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है, 2 भी है, 1 भी, 1 भी है। सबसे बड़ी घात इसमें कौन है, तो यहाँ पे 5 है। तो इस बहुपद की, है ना, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे बता दें आपको कि बहुपद को डिनोट करने का जो तरीका होता है वह p से, p माने पॉलिनोमियल माने बहुपद, इंग्लिश में इसको p से पॉलिनोमियल लिखते हैं। और यहाँ पे चर होगा, चर होगा, p के बगल में चर होता है। कौन सा चर, जो उस बहुपद में प्रयोग किया गया रहता है। जैसे यहाँ पे x यूज किया गया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px। ठीक है, अगर इसमें y यूज किया गया रहता है, सपोज करके मान ले लिखा है कोई y² + 2y + 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, py। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो भी चर होते हैं यहाँ पे उसको लिख देते हैं, बगल में p लगा देते हैं। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं बहुपद को। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, बहुपद की घात का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। चर के हाईएस्ट जो पावर्स होंगे वो हमारे बहुपद की घात कहलाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने देखा कि x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 2, x का पावर 1, है ना, मतलब पहले 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 2 कर दिया, मैंने पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो इस तरह से क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें सजा करके, x का पावर 5 और फिर x का पावर 4 या x का पावर 3x² + 4x1, ठीक है, ऐसे लिख दें, है ना। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, पहली बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। या इसको ऐसे लिख दें 4x, पहले इसको पहले, फिर इसको बाद में, फिर x का पावर 4, फिर x का पावर 5 को ऐसे लिख दें। तो यह जो होता है ना रूप, ऐसे अरेंज करने का जो तरीका हो गया, ये अरेंज करने का, यह हमारे बहुपद का क्या हो गया,
स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, मानक रूप इसको हिंदी में बोलते हैं। बहुपद के मानक रूप, ठीक है, इसको बोलते हैं बहुपद के मानक रूप। बहुपद के मानक रूप को सजाने का तरीका हमारा ऐसे होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनके पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी कर सकते हो या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी कर सकते हो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी अरेंज करके इनके बहुपद के मानक रूप को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है, बहुपद के घात के आधार पर। घात तो समझ गए, बहुपद की घात का कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ गया ना जी। अब है कि बहुपद की घात के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार बनेंगे। एक तो था पद की संख्या के आधार पे, तो मैंने तो अभी बताया आपको कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। लेकिन जब बहुपद का घात के आधार पे अगर हमको इसके प्रकार को डिसाइड करना हो तो कितने होंगे, चलिए उसको समझते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो मान लीजिए पहले हम एक ठो कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा 2x + 3, ठीक है। तो इसका देखिए घात कितना है, इस बहुपद का घात क्या बनेगा, 1 बनेगा ना। इस बहुपद का घात क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो जब बहुपद का घात 1 हो तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2x का पावर 2 + 3x + 4। इसमें घात क्या बन रहा है, यहाँ तो घात 1 है और यहाँ पे 2 है। बहुपद की घात हाईएस्ट पावर तो 2 है यहाँ पे, तो इसका घात क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो जब घात 2 बने, जब बहुपद की घात 2 मिले तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, 2x का पावर 3 कर दें, इधर 3x कर दें, फिर इधर 7 कर दें। इसमें बहुपद की घात क्या होगी, हाईएस्ट पावर 3। तो इसलिए जब घात 3 मिला तो फिर इसका बहुपद का रूप क्या होगा, इस बहुपद का रूप क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो हमने देखा कि जब पावर 1, जब बहुपद की घात 1 मिल रही है तो रैखिक बहुपद, 2 मिल रही है तो द्विघात बहुपद, 3 मिल रहा है तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो घातों की संख्या के आधार पर हम बहुपद के प्रकार को समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसी के साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे, कि जब बहुपद की घात 1 होगी, ठीक है, जब बहुपद की घात 1 होगी तो उसके शून्यक भी 1 होंगे, एक शून्यक होगा। ये शून्यक क्या होता है, अगला हमारा टॉपिक जो है वही है। यहां पे द्विघात बहुपद है तो इसमें कितने मिलेंगे शून्यक, 2 शून्यक मिलेंगे। मैं समझाऊंगा अभी शून्यक के बारे में। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक बनेंगे, 3 शून्यक बनेंगे, 3 शून्यक, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यकों की संख्या होती है तो कहिएगा 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो कहिएगा 2। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो कहिएगा 3, ठीक है। अब रही बात तब शून्यक क्या होते हैं, अगर शून्य समझ में आ जाएगा तो फिर इन कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है बहुपद के शून्यक। पॉइंट क्या है, बहुपद के शून्यक। देखिए बहुपद के शून्यक जो होते हैं एक तरह से चर के वैल्यूज होते हैं, ठीक है।
चर के वैल्यूज होते हैं, उसके मान होते हैं। चर का वह मान, कैसा मान? तो चर का वह मान जो क्या करे, बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है, बहुपद को 0 के इक्वल कर दे। उसी मान को, चर के उसी मान को क्या कहते हैं? उसी मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसी मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने कोई एक बहुपद लिखा 2x² + 4 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे चर का वह मान, मतलब चर का कौन सा मान होगा, इस x का वह कौन सा मान होगा, x का वह कौन सा मान होगा, कौन सी वैल्यू होगी कि इस बहुपद को 0 के बराबर कर देगी। ठीक है, तो वही हमारा जो मान प्राप्त होगा वह क्या होगा, इसका शून्यक होगा। ठीक है, और बहुपद की जो घात होती है, जितनी घातें होंगी उतने शून्यक बनेंगे। ठीक है, ये समझना है। जैसे मैंने कहा कि रैखिक बहुपद, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ax + b। ठीक है, ax + b। क्या यह जो यहाँ बहुपद लिखे हैं ये रैखिक है क्या? ये रैखिक नहीं है, क्योंकि घात इसका 2 है। तो कौन सा होगा? द्विघात बहुपद होगा ये। ठीक है, तो ax + b लिखते हैं जहां a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो शून्यक जो संख्या होगी, पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे शून्यक की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी। एक ही शून्यक मिलेगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? अल्फा से। किसे करते हैं? अल्फा से। जो शून्यक प्राप्त होगा उसको हम किससे लिखेंगे? अल्फा से लिखेंगे। अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शून्यक जो प्राप्त होगा, जो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी? x की जो वैल्यू प्राप्त होगी क्या होगी? ऐसी होगी कि नहीं होगी? अगर यह, इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर यह ax + b = 0 हो जाए तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी? -b/a बनेगी ना। तो यही जो x की जो वैल्यू मिली, यह किसके, क्या इसको डिनोट करते हैं कैसे? अल्फा से करते हैं। ठीक है, तो अल्फा = यहाँ पे क्या मिला? रैखिक बहुपद में शून्यक का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है 2x + 3, इसको हम 0 के इक्वल कर दें तो x की वैल्यू क्या बनेगी? -3/2 बनेगी ना। तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा। अगर हम इस फार्मूला जो दिया है, अल्फा का जो फार्मूला दिया हुआ है, अगर हम उसको हेल्प करते हुए अगर हम करें तो कैसे करेंगे? क्या है? -b/a होता है। तो माइनस, फार्मूला का माइनस अपना है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, तो 3 के पास 3 क्या है? b है, ये x, ये a की जगह पे क्या है? 2 है, तो नीचे 2 लग गया। और b की जगह पे क्या है? 3 है, तो 3 लग गया। ठीक है, और माइनस फार्मूला वाला -3/2, वही तो आंसर आया ना जी, है ना। इस तरह से रैखिक बहुपद में पहला ये बहुपद जो है प्रकार घात के आधार पे, उसका हमने शून्य का कंसेप्ट आपको समझा दिया। शून्यक का मतलब ये हो गया कि उसकी वह वैल्यू जो उस बहुपद को 0 कर दे। ठीक है, करके दिखला दें, दिखलाते हैं यहाँ पे 2x, मान ले यहाँ पे लिख दें
2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3। इस बहुपद को 0 के इक्वल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ये देखना है, ठीक है। px की वैल्यू जो है ये है, तो इस px का मान 0 हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ये दिखाते हैं आपको। तो शून्यक हमारा क्या है यहाँ पे, अल्फा क्या मिला हमको, -3/2 मिला है, जो x की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3/2 प्लस 3, तो 2 इंटू -3 या नीचे 2 प्लस 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 3, आंसर 0 हो गया ना, 0 के इक्वल। तो x की वही वैल्यू जो px को बहुपद को शून्य कर दे, 0 कर दे, वो क्या कहलाता है उसका, वह शून्यक कहलाता है। ये हो गया रैखिक बहुपद का। वैसे ही हम एक करके दिखलाते हैं आपको किसका, द्विघात बहुपद का। अब आता है द्विघात बहुपद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ax², इसका जो फॉर्म होता है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है कैसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। जहां पे ये क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहां पे इसके जो शून्यक होते हैं, अब रही बात कि मैंने बतलाया था कि जब घात की संख्या, जब बहुपद की घात की संख्या 1 होगी तो रैखिक बहुपद, 2 होगी तो द्विघात बहुपद, और जितने घातों की जो संख्या होती है उतने शून्यक होते हैं। तो रैखिक में एक घात तो एक शून्यक हुआ वहां पे, यहाँ पे द्विघात की बात हो रही है तो क्या होगा, 2 घात यहाँ पे, तो शून्यक कितना मिलेंगे, 2 मिलेंगे। उस शून्यक को डिनोट किया जाता है अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, हमने एक बहुपद ले लिया, ठीक है, कोई बहुपद ले लिया, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेकर लिया, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि मैंने बताया कि शून्य का मतलब क्या, x की वैल्यूज, x के मान जो इस पूरे को 0 के इक्वल कर दे, वही ना। तो इसमें x के जो वैल्यूज मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो पहले देखते हैं कि x की वैल्यूज वो मिल रहे हैं तो क्या मिल रहे हैं, तो क्या मिल रहे हैं, तो x² प्लस, अच्छा एक चीज बता दें आपको, इसको कैसे करते हैं हम, जब 3 पद दे दे तो 3 पद बहुपद में, त्रिपदी बहुपद में x के वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए पहले वाले पद को अंतिम वाले पद से, तीसरे वाले पद से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो x² को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, ठीक है। और बीच वाले पद को, दूसरे पद को क्या करेंगे, 7x को ऐसे 2 पार्ट में अलग अलग करेंगे, जोड़ेंगे कि जोड़ने से 7x आ जाए, और इन दोनों को आपस में अगर हम गुणा करते हैं तो वह 10x² के बदले मतलब बराबर हो जाए। तो क्या 7x को हम 5x और 2x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, 5x 2x 7x हो जाएगा, और दोनों में गुणा करेंगे 5 इंटू 2 तो 10x² हो जाएगा। वही यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, तो 7x की जगह पर हमने लिख दिया 5x प्लस 2x, इधर जो 10 है ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे x, अब यहाँ पे 4 पद बन गए, 1 2 3 4, तो 2 पद को एक साथ, 2 पद को एक साथ हम पेयर करेंगे, और इसमें देखेंगे दोनों, इधर पहले वाला जो पद का जो पेयर बनाए हैं इसमें से दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो x है जो कॉमन दिख रहा है, दोनों तरफ x है। तो यहाँ पे x² में से x बाहर कर लिए तो अंदर बचा x, इधर में से x बाहर आ गया तो बचा 5 प्लस, इधर देखिए 2 बाहर आ गया
तो x यहाँ पे और 5 यहाँ पे 0। ये ध्यान रखना होता है कि ये जो ब्रैकेट वाला जो नंबर जो पद आ रहा है ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर बराबर दिखे। x प्लस 5 बराबर बराबर दिख रहा है तो इसको हम दोनों में से कोई एक इधर कर लेंगे और एक और ब्रैकेट तैयार करेंगे। जो ये बाहर रखे हुए हैं उनको हम यहाँ पे अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 बन गए। तो यहाँ पे क्या बना, x का एक वैल्यू बना -5, x का वैल्यू बना यहाँ पे -2। तो मैंने बतलाया था कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 2। मतलब x की वैल्यूज 2 मिलती हैं, जिसमें से पहले वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं। पहले वाले को अल्फा से डिनोट करेंगे, दूसरे वाले को बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, यही हम बता रहे थे आपको, पहले ही यहाँ पे लिखे थे अल्फा और बीटा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो रैखिक बहुपद में तो एक ही शून्यक था तो उसका तो योग करना नहीं है, तो यहाँ पे 2 बहुपद प्राप्त हो रहे, इसलिए यहाँ पे शून्यकों का योग का कंसेप्ट समझना है। और एक होता है शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा या गुणनफल लिखें, का गुणनफल। अल्फा एंड बीटा का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इसका जो योगफल जो प्राप्त होगा वह -b/a प्राप्त होगा। -b/a मतलब ये वाला x² + bx + c में यह b ये रहा, a वाला ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे गुणनफल में क्या हो जाएगा, c/a। c/a। ठीक है, c/a। ये हमारे शून्यकों का योग हो गया। हम चाहें इनका हम यूज करके आपको इनके वैल्यूज दिखा सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, वो x² + 7x + 10 ये लिखा है ना। तो a तो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और b यहाँ पे क्या है, 7 है तो -7, आंसर हो जाएगा -7। यहाँ देखिए c/a कैसे फाइंड करेंगे, तो c यहाँ पे क्या है, 10 है ना, 10 तो ऊपर 10, a क्या है हमारा, 1 है, तो यहाँ पे हो गया 10। इस तरह से शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल हम प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये भी कंसेप्ट खत्म हो गया। और लास्ट कॉन्सेप्ट इसका बाकी है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। लास्ट आज का टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ये क्या होता है? तो ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए पहले हम एक यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। आपको जानकारी होगा, अक्ष। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है ओरिजिन। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ, बहुपद के शून्यकों का अर्थ ये हुआ, शून्यक मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, चर की वैल्यू, है ना। शून्यक मतलब चर का मान, चर का मान। चर कैसा, जो बहुपद में दिया हो। मान लो अगर कोई px बहुपद है, इसका मतलब कि वो उसमें जो चर आएंगे वह इस फॉर्म में आएंगे, ऐसे कुछ आएंगे। अब इस बहुपद का कोई हम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। इस एक्सिस पे हम उस बहुपद का ग्राफ बनाते हैं। अब बहुपद का ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया, ऐसे बना। तो देखिए कि एक्स एक्सिस पे यह ग्राफ कहाँ कहाँ कट किया हुआ है, कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ तो वाई एक्सिस का है ना, यहाँ पे तो कट किया है, लेकिन वाई एक्सिस का है। एक्स एक्सिस का यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ जिस जिस एक्सिस को कट किया है
माना जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया है वह पॉइंट क्या होगा, एक्स का मान होगा, मतलब हमारे शून्यक होंगे। यही हमारा क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगी, शून्यक होगा। इसमें एक यहां शून्यक हो गया, एक यहां शून्यक हो गया। तो अगर द्विघाती बहुपद है उसका शून्यक क्या होगा, शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। यहां पे 2 संख्या मिल गई। अगर मान लीजिए 1 होता, मान लीजिए 3x + 2 ऐसे लिखा होता कोई बहुपद, तो वहां पे इसका ग्राफ ऐसे होता क्या, ऐसे नहीं होगा। उसकी वैल्यू, x की वैल्यू तो सिर्फ 1 कोई मिलेगी। अल्फा जो शून्यक होगा हमारा कोई 1 होगा, ठीक है, कोई उसकी संख्या जो होगी शून्य की संख्या वो तो 1 होगी। तो जब 1 होगी तो यह एक्स एक्सिस को एक ही जगह काटेगा, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे यहां पे काटे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जिस भी बहुपद का डायग्राम दिया हो, है ना, और वह द्विघाती है, त्रिघाती है, रैखिक है, तो उसको ये देख लेना होगा आपको कि कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। जितने पॉइंट पे काटेगा उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। और आपका जो पहला प्रश्नावली है वह शून्यकों की संख्या के ऊपर ही आधारित है। डायग्राम इस एक्सिस वाले जो ग्राफ पेपर दिया होगा उसी ग्राफ वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखिएगा कि उसमें पूछेगा आपसे कि कितने शून्यक हैं यहाँ पे। तो जितने जहाँ जहाँ वो कटे होंगे, जितनी जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट किया होगा जिस जिस पॉइंट पे, उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी। मान लेते हैं कोई ग्राफ है और कोई बहुपद है, उसका ग्राफ ऐसे कुछ हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाए, तो क्या इसका शून्यक की संख्या प्राप्त कर सकते हो? नहीं। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। की संख्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का कॉन्सेप्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने आज मैंने पॉइंट्स टच किए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका पूरे अध्याय कंप्लीट हो जाने के बाद इसका PDF फॉर्म में पूरे चैप्टर का की पॉइंट्स, उसके सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आएंगे प्रश्नावली के क्वेश्चंस के साथ में, उसके प्रश्नोत्तर के साथ में, प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।